हेलो एवरीवन, वेलकम टू ARB सक्सेस जंक्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अकॉर्डिंग टू न्याय, द आर्ग्यूमेंट साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस कमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैलेसी? विरुद्ध, कॉन्ट्राडिक्टिंग रीजन, नेचर ऑफ द अपोजेबल रीजन, सत प्रतिपक्षा, unestablished reason असिद्ध, nature of unopposable reason. Right answer is option first, विरुद्ध, contradicting reason. Sound is eternal because it is produced में विरुद्ध फैलेसी है, क्योंकि यहाँ पर मिडल टर्म मेजर टर्म को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इंडियन लॉजिक में जो फैलेसी होती है उनको हम हेतुआभास बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेतुआभास। इंडियन लॉजिक में हेतुआभास 5 प्रकार का होता है। स्वव्यभिचारा हेतुआभास, विरुद्ध हेतुआभास, सत प्रतिपक्षा हेतुआभास, असिद्ध हेतुआभास, बाधित हेतुआभास। स्वव्यभिचारा हेतुआभास 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण, अनुपसहारी। असिद्ध हेतुआभास भी 3 प्रकार का होता है, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध, व्याप्तव असिद्ध। स्वव्यभिचारा हेतुआभास में इर्रेगुलर मिडल टर्म होती है। विरुद्ध हेतुआभास में मिडल टर्म और मेजर टर्म आपस में कॉन्ट्राडिक्टेड होती है। सत प्रतिपक्षा में 2 मिडल टर्म आपस में कॉन्ट्राडिक्टेड होती है। असिद्ध हेतुआभास में अनप्रूव्ड मिडल टर्म या अनप्रूव्ड हेतु होता है। बाधित हेतुआभास में नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल टर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग fallacious arguments involves unproven middle term as per न्याय logic? Sound is eternal because it is produced. Fire is cold because it is a substance. The sky lotus is fragrant because it is a lotus like the lotus of a lake. The hill has fire because it is knowable. इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3. The sky lotus is fragrant because it is a lotus like the lotus of a lake. इस आर्गुमेंट में मिडल टर्म अनप्रूव्ड है। फर्स्ट ऑप्शन साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड विरुद्ध फॉलेसी है। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस बाधित फॉलेसी है, क्योंकि फायर कभी कोल्ड नहीं हो सकती, इसीलिए ये नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल है। फोर्थ ऑप्शन द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल साधारण फैलेसी है, क्योंकि इसमें मिडल टर्म टू बाइड है। असिद्ध फैलेसी, इट इज अनप्रूव्ड हेतु दैट रिजल्ट इन दिस फैलेसी। असिद्ध हेतुआभास के 3 टाइप है, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध, व्याप्तव असिद्ध। आश्रय असिद्ध में क्या होता है, इफ पक्ष माइनर टर्म itself is unreal then there cannot be locus of the hetu. For example, sky lotus is fragrant because it is a lotus like any other lotus. यहाँ पर sky lotus माइनर टर्म अनरियल है। स्वरूप सिद्ध हेतु cannot exist in पक्षा at all. For example, sound is quality because it is visible. व्याप्तवा असिद्ध कंडीशनल हेतु wherever there is fire there is smoke. The presence of smoke is due to bad fuel. Next question है, which of the following arguments is fallacious because of the middle term being too narrow? All things are non-eternal because they are knowable. Sound is eternal because it is audible. Fire is cold because it is substance. Wherever there is fire, there is smoke. Right answer is option second. Sound is eternal because it is audible. इस आर्गुमेंट में मिडल टर्म टू नैरो है, क्योंकि मिडल टर्म ऑडिबल सिर्फ साउंड के साथ ही प्रेजेंट होती है। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस बाधित फैलेसी है। Wherever there is fire, there is smoke व्याप्तवा असिद्ध फैलेसी है। All things are non-eternal because they are knowable अनुपसहारी फैलेसी है। स्वव्यभिचारा, दिस इज द फॉलेसी ऑफ इर्रेगुलर हेतु। स्वव्यभिचारा हेतुआभास 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण, अनुपसहारी।
साधारण हेतुअभास में हेतु is too wide. It is present in both पक्ष and विपक्ष. For example, the hill has fire because it is knowable. असाधारण हेतुअभास में हेतु is too narrow. It is only present in the पक्ष. It is not present in the पक्ष and in the विपक्ष. For example, sound is eternal because it is audible. अनुपसहारी हेतुअभास में हेतु नॉन एक्सक्लूसिव होता है. हेतु is all inclusive and leaves nothing by way of पक्ष और विपक्ष. For example, all things are non-eternal because they are knowable. According to न्याय, which of the following is an example of बाधित fallacy? Non-inferentially contradicted middle. Sound is quality because it is visible. Sound is eternal because it is produced. All things are non-eternal because they are knowable. Fire is cold because it is a substance. Right answer is option 4. Fire is cold because it is substance. According to some experts like Marshall McLuhan, the following are considered hot media: telephone, television, radio, cinema, print. Right answer is option 3. C, D and E. मार्शल मैकलूहन ने रेडियो, सिनेमा और प्रिंट को हॉट मीडिया कंसीडर किया है. टेलीविजन और टेलीफोन को कोल्ड मीडिया कंसीडर किया है. हॉट एंड कूल मीडिया. हॉट मीडिया आर लो इन ऑडियंस पार्टिसिपेशन ड्यू टू देयर हाई रिजोल्यूशन और डेफिनेशन. हॉट मीडिया में ऑडियंस पार्टिसिपेशन लो होती है और डेफिनेशन हाई होती है. कूल मीडिया आर हाई इन ऑडियंस पार्टिसिपेशन ड्यू टू देयर लो डेफिनेशन. कूल मीडिया में ऑडियंस की पार्टिसिपेशन हाई होती है और डेफिनेशन लो होती है. हॉट मीडिया में ऑडियंस की पार्टिसिपेशन लो होती है और कूल मीडिया में ऑडियंस की पार्टिसिपेशन हाई होती है. हॉट मीडिया के एग्जाम्पल है रेडियो, मूवीज, फोटोग्राफ एंड प्रिंट और कूल मीडिया के एग्जाम्पल है टेलीफोन, टेलीविजन, कार्टून एंड स्पीच. In communication, entropy refers to. Right answer is option 4. Unpredictable message. कम्युनिकेशन में एंट्रोपी अनप्रिडिक्टेबल मैसेज को बताती है. Which of the following is an exclusive example of non-verbal cues that includes the pitch, rate, volume and use of pauses? Linear model of communication, interactional model, non-verbal cues, paralanguage. Right answer is option 4. Paralanguage. Non-verbal cues में paralanguage pitch, rate, volume और pauses को include करती है. Types of non-verbal communication: kinesis, vocalics, haptics, proxemics, chronemics, physical appearance. काइनेसिस में हम बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर को इंक्लूड करते हैं. वोकैलिक्स में हम क्वालिटी ऑफ वॉइस को इंक्लूड करते हैं. हैप्टिक्स में हम सेंस ऑफ टच को इंक्लूड करते हैं. प्रॉक्सिमिक्स में हम फिजिकल स्पेस एंड डिस्टेंस को इंक्लूड करते हैं. क्रोनेमिक्स में हम इम्पैक्ट ऑफ टाइम को इंक्लूड करते हैं. फिजिकल में हम अपीयरेंस को इंक्लूड करते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट came into existence in 1985, 1992, 2000, 2005. Right answer is option 4. 2005. Which one of the following air pollutants have a very strong affinity towards hemoglobin of blood? Carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. राइट आंसर इज ऑप्शन 2. कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है और ये दोनों मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं. ज़्वेन ज़ैंग विजिटेड इंडिया एंड बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी. ज़्वेन ज़ैंग विजिटेड इंडिया एंड बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ योगशास्त्र. Right answer is option 4.
Statement 1 is incorrect but statement second is correct. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ज़्वेनज़ैंग तक्षशिला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं था, बल्कि ज़्वेनज़ैंग नालंदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ज़्वेनज़ैंग योगशास्त्र का स्टूडेंट था। According to UGC Regulation 2018 on plagiarism, which of the following percentage of similarity in the thesis would result in the cancellation of a student's registration in the program he or she is registered in? 42%, 53%, 58%, 61%। साहित्यिक चोरी पर यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार थीसिस में समानता के निम्नलिखित में से किस प्रतिशत के परिणाम स्वरूप उस कार्यक्रम में छात्र का पंजीकरण रद्द हो जाएगा जिसमें वह पंजीकृत है? राइट आंसर इज ऑप्शन 4, 61%। लेवल्स ऑफ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म के 4 लेवल होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 0 में सिमिलैरिटीज अप टू 10% होती है। लेवल 1 में सिमिलैरिटीज अबव 10% टू 40% होती है एंड लेवल 2 में सिमिलैरिटीज अबव 40% टू 60% होती है और लेवल 3 में सिमिलैरिटीज अबव 60% होती है। साहित्यिक चोरी के स्तर। साहित्यिक चोरी के 4 स्तर होते हैं, स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। स्तर 0 में 10% तक समानताएं पाई जाती है। स्तर 1 में 10% से लेकर 40% तक समानताएं होती है। स्तर 2 में 40% से लेकर 60% तक समानताएं पाई जाती है। स्तर 3 में 60% से अधिक समानताएं पाई जाती हैं। प्लेगरिज्म के लेवल देखने के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि प्लेगरिज्म के केस में कौन कौन सी पेनल्टीज होती हैं। पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेगरिज्म इन सबमिशन ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशंस। थीसिस और डिसर्टेशन के केस में अगर प्लेगरिज्म पाया जाता है तो कौन सी पेनल्टीज होती है? सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल 0 की। लेवल 0 के केस में सिमिलैरिटीज अप टू 10% होती है, जिसमें माइनर सिमिलैरिटीज होती है और इसमें किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं होती, नो पेनल्टी। लेवल 1 के केस में सिमिलैरिटीज अबव 10% टू 40% होती है और लेवल 1 में पेनल्टी होती है, सच स्टूडेंट शैल बी आस्क्ड टू सबमिट अ revised script within a stipulated time period not exceeding 6 months। लेवल 1 प्लेगरिज्म के केस में स्टूडेंट से 6 मंथ के अंदर अपनी रिवाइज्ड स्क्रिप्ट सबमिट करवाने के लिए कहा जाता है। लेवल 2 जिसमें सिमिलैरिटीज अबव 40 टू 60% होती है, इस केस में पेनल्टी होती है, सच स्टूडेंट शैल बी डिवाइडेड फ्रॉम सबमिटिंग अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। लेवल 2 प्लेगरिज्म के केस में स्टूडेंट को 1 ईयर के लिए डिवाइड कर दिया जाता है और इस 1 ईयर में स्टूडेंट अपनी थीसिस को सबमिट नहीं करवा सकता। लेवल 3 सिमिलैरिटीज अबव 60%, सच स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर दैट प्रोग्राम शैल बी कैंसल्ड। लेवल 3 प्लेगरिज्म के केस में स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाती है। Penalties in case of plagiarism in academic and research publication। अकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशन के केस में अगर प्लेगरिज्म पाया जाता है तो उस केस में कौन कौन सी पेनल्टीज होती है? लेवल 0 के केस में माइनर सिमिलैरिटीज होती है और इस केस में नो पेनल्टी होती है। लेवल 1 के केस में शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट। लेवल 2 के केस में शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट, shall be denied a right of 1 annual increment, shall not be allowed to be a supervisor for a period of 2 years। अकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन में अगर प्लेगरिज्म पाया जाता है तो लेवल 2 के केस में सबसे पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है वो विड्रॉ कर ली जाती है, 1 ईयर का इंक्रीमेंट रुक जाता है और वो नेक्स्ट 2 ईयर तक किसी को सुपरवाइज नहीं कर सकता। लेवल 3 के केस में shall be asked to withdraw manuscript, shall be denied a right to 2 successive annual increment,
shall not be allowed to be a supervisor for a period of 2 years. अगर एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशन के केस में लेवल 3 प्लेगरिज्म पाया जाता है तो उस केस में सबसे पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है वो विड्रॉ कर लिया जाता है और 2 ईयर का इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है और नेक्स्ट 2 ईयर के लिए वो पर्सन किसी को सुपरवाइज नहीं कर सकता। लेवल 1 plagiarism typically involves what percentage of unoriginal content in a work? 0 to 10%, 10 to 40%, 41 to 60%, more than 60%. स्तर 1 साहित्यिक चोरी आमतौर पर किसी काम में अनौपचारिक सामग्री का कितना प्रतिशत शामिल होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 10 से लेकर 40% तक। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेजरिज्म, which of the following percentage of similarity in the thesis would require a student to submit a revised thesis within 6 months? 9%, 13%, 42%, 47%। साहित्यिक चोरी पर यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार थीसिस में समानता के निम्नलिखित में से किस प्रतिशत के लिए छात्र को 6 महीने के भीतर संशोधित थीसिस जमा करना होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, 13%। ग्रीन मफलर इज यूज्ड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, नॉइज पोल्यूशन। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 recommended the integration of humanities at the undergraduate level with subjects of science, technology, engineering, mathematics, propaganda techniques. Right answer is option first, A, B, C and D. New Education Policy 2020 अंडरग्रेजुएट लेवल पर ह्यूमैनिटीज के साथ स्टेम कोर्स को इंटीग्रेटेड करने की बात करती है। स्टेम कोर्स में आ जाता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिसर्च आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द APA स्टाइल ऑफ राइटिंग जर्नल आर्टिकल रेफरेंसेस। वॉल्यूम नंबर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, DOI, title of articles, name of journal. Right answer is option second. APA स्टाइल में सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम आता है, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है, उसके बाद टाइटल ऑफ आर्टिकल आता है, उसके बाद नेम ऑफ जर्नल आता है, नेम ऑफ जर्नल के बाद वॉल्यूम नंबर आता है और सबसे लास्ट DOI नंबर आता है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। Which of the following electronic technology is the key technology for making the 4th generation electronic computer? Transistor based, IC based, vacuum tube based, microprocessor based. Right answer is option 4, microprocessor based. Which one of the following is an example of natural climate forcing? Greenhouse gases, volcanic eruptions, land use changes, tropospheric aerosols। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक जलवायु बल का उदाहरण है? राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, volcanic eruptions। A relationship in which a less experienced learner acquires knowledge and skills under the guidance of an expert is known as cloud computing, cognitive load, cognitive apprenticeship, collective monologue। एक ऐसा संबंध जिसमें एक कम अनुभवी शिक्षार्थी किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है, उसे इस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप लर्निंग का एक मॉडल है। इस मॉडल में 6 स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज है मॉडलिंग,
सेकेंड स्टेज होती है कोचिंग, थर्ड स्टेज होती है स्कैफोल्डिंग, फोर्थ स्टेज होती है आर्टिकुलेशन, फिफ्थ स्टेज होती है रिफ्लेक्शन एंड लास्ट स्टेज होती है एक्सप्लोरेशन। फर्स्ट स्टेज में मॉडलिंग में जो मेंटर या जो टीचर होते हैं वो चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। सेकंड स्टेज कोचिंग होती है जिसमें जो मेंटर होते हैं वो मेंटी को ऑब्जर्व करते हैं, जो मेंटर या जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेस पर स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेज होता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, जो मेंटर होते हैं वो मेंटी को सपोर्ट करते हैं, जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं और धीरे धीरे जो सपोर्ट होता है उसको हटाते जाते हैं। फोर्थ स्टेज आर्टिकुलेशन होता है, इसमें स्टूडेंट या जो मेंटी होते हैं वो खुद से चीजों को करने लग जाते हैं। फिफ्थ स्टेज है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो मेंटी या जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने परफॉर्मेंस को सेल्फ असेस करने लग जाते हैं। सबसे लास्ट स्टेज होती है एक्सप्लोरेशन। लास्ट स्टेज में क्या होता है, जो मेंटी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो उनके मेंटर ने उन्हें सिखाया होता है उसके बियॉन्ड वो चीजों को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। सपोज H0 null hypothesis, HA alternative hypothesis, mu is equal to population mean, mu H0 is equal to hypothesized mean. A researcher sets up H0, mu is equal to mu H0 and HA, mu is less than mu H0. In this situation, the researcher would apply right-tailed test, left-tailed test, two-tailed test, half-tailed test. राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। जब हमारा पॉपुलेशन मीन हाइपोथेसाइज्ड मीन से कम होता है तो उस केस में हम लेफ्ट टेल टेस्ट का यूज करते हैं। जब हमारा पॉपुलेशन मीन हाइपोथेसाइज्ड मीन से ज्यादा होता है तो उस केस में हम राइट टेल्ड टेस्ट का यूज करते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट्स देयर इज अ relationship between the two variables. Null hypothesis predicts there is no relationship between the two variables. Null hypothesis शून्य परिकल्पना ये बताती है कि दो वेरिएबल के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वैकल्पिक परिकल्पना ये बताती है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। वैकल्पिक परिकल्पना भविष्यवाणी करती है कि दो चरों के बीच एक संबंध है। शून्य परिकल्पना भविष्यवाणी करती है कि दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं है। नल हाइपोथेसिस जिसको हम H0 से डिनोट करते हैं, नल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड शू साइज। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम HA या फिर H1 से डिनोट करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड शू साइज। नल हाइपोथेसिस हमें बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। शून्य परिकल्पना H0 ऊंचाई और जूते के आकार के बीच में कोई संबंध नहीं है। नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना ये बताती है कि ऊंचाई और जूते के आकार के बीच में कोई संबंध नहीं है। वैकल्पिक परिकल्पना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको HA या फिर H1 से डिनोट किया जाता है, ये बताती है कि ऊंचाई और जूते के आकार के बीच में सकारात्मक संबंध है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बताती है कि हाइट और शू साइज के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि जिस पर्सन की हाइट ज्यादा होगी उसका शू साइज भी ज्यादा होगा और जिस पर्सन की हाइट कम होगी उसका शू साइज भी कम होगा। और नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना ये बताती है कि हाइट और शू साइज के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। What was National Knowledge Commission's recommendations for minimum gross enrollment ratio to be achieved in higher education by 2015? 5%, 10%, 15%, 20%। उच्च शिक्षा में 2015 तक न्यूनतम सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लिए
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें क्या थी? राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 15%. Which of the following national missions come under the National Action Plan for Climate Change? National Solar Mission, National Water Mission, National Green Hydrogen Mission, National Mission for Sustainable Agriculture, National Mission on Sustainable Habitat. Right answer is option 4, A, B, D and E. National Solar Mission, National Water Mission, National Mission for Sustainable Agriculture, National Mission on Sustainable Habitat, प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के मिशन है। लेकिन ऑप्शन सी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज का मिशन नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के 8 मिशन हैं और इनको 2008 में अडॉप्ट किया गया है। फर्स्ट मिशन है नेशनल सोलर मिशन, सेकंड मिशन है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, थर्ड मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, फोर्थ मिशन है नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, फिफ्थ मिशन है नेशनल वाटर मिशन, सिक्स्थ मिशन है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, सेवंथ मिशन है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, एट्थ मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। Which of the following is not a primary air pollutant? CO, NO, O3, SO2. Right answer is option 3, O3. O3 प्राइमरी नहीं बल्कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, O3. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट होते हैं जो सोर्स से डायरेक्टली एमिट होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट करके बनते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स, BOCs। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल हैं नाइट्रिक एसिड, ओजोन, अमोनियम, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Write the following types of communication in proper sequence: group, public, mass communication, intrapersonal, interpersonal. Right answer is option first. सबसे पहले इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आता है, उसके बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आता है, उसके बाद ग्रुप कम्युनिकेशन आता है, उसके बाद पब्लिक कम्युनिकेशन आता है और सबसे लास्ट में मास कम्युनिकेशन आता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जब एक पर्सन अपने आप से बात कर रहा होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। Which of the following concepts are related to mass communication? Global village, medium is the message, the extension of man, pop culture prophet. Right answer is option second, A, B and C. Global village, medium is the message, the extension of man, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और ये तीनों ही कंसेप्ट मार्शल मैकलुहम ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लीस्ट 1 को लीस्ट 2 से मैच करना है। लीस्ट 1 में कमीशन एंड कमेटी दी है और लीस्ट 2 में उनके चेयरमैन दिए हैं, इनको आपस में मैच करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन एस राधाकृष्णन है, ए का 3। संस्कृत कमीशन के चेयरमैन सुनीति कुमार चटर्जी है, बी का 4। एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन दौलत सिंह कोठारी है, सी का 1। कमेटी ऑन हायर एजुकेशन फॉर रूरल एरियाज के चेयरमैन KL श्रीमाली है, डी का 2। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA is the alliance of countries most of which lie between
North Pole and Tropic of Cancer, between Tropic of Capricorn and South Pole, at equator, between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Right answer is option 4, between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 में फाउंड किया गया है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। मोर देन 120 ISA की मेंबर कंट्री है। ISA की मेंबर कंट्री मोस्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती है। ISA को इंडिया और फ्रांस ने फाउंड किया है। ISA का विजन है लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का इनिशिएटिव है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। Which one of the following is a chemical parameter to measure the water quality? Turbidity, temperature, hardness, color. Right answer is option 3, hardness. वाटर क्वालिटी को मेजर करने के लिए 3 पैरामीटर होते हैं, फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर, बायोलॉजिकल पैरामीटर। फिजिकल पैरामीटर में सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर एंड टेम्परेचर आ जाता है और केमिकल प्रॉपर्टी में डिसॉल्व्ड सॉलिड, पीएच, एल्कलाइनिटी, हार्डनेस, नाइट्रोजन, क्लोराइड, फ्लोराइड एटसेट्रा आ जाते हैं। बायोलॉजिकल पैरामीटर में बैक्टीरिया, हेलमिंथ, वायरस और प्रोटोजोआ आ जाते हैं। A tsunami is a transverse wave, longitudinal wave, both transverse and longitudinal wave, neither transverse nor longitudinal wave. Right answer is option 3, both transverse and longitudinal waves. Which of the following codes correctly represent the figure and mood of the argument? All businessmen are self-confident. No self-confident men are religious. Therefore, no religious men are businessmen. Right answer is option 4. इस क्वेश्चन में हमसे आर्गुमेंट के मूड एंड फिगर के बारे में पूछा गया है। मूड आर्गुमेंट या सिलोजिज्म के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के अरेंजमेंट को बताता है और फिगर हमें आर्गुमेंट में मिडिल टर्म की पोजीशन को बताती है। फर्स्ट प्रेपोजिशन ऑल बिजनेसमैन आर सेल्फ कॉन्फिडेंट ए मूड को बताता है। सेकंड स्टेटमेंट नो सेल्फ कॉन्फिडेंट मैन आर रिलीजियस ई मूड को बताता है। कंक्लूजन नो रिलीजियस मैन आर बिजनेसमैन ई मूड को बता रहा है। इस आर्ग्यूमेंट में मिडिल टर्म सेल्फ कॉन्फिडेंट है क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंट दोनों स्टेटमेंट में कॉमन टर्म है, इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंट मिडिल टर्म है। फर्स्ट स्टेटमेंट में मिडिल टर्म प्रेडिकेट में दी है और सेकंड स्टेटमेंट में मिडिल टर्म सब्जेक्ट में दी है। एक आर्ग्यूमेंट में अगर मिडिल टर्म फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रेडिकेट में दी होती है और सेकंड स्टेटमेंट में सब्जेक्ट में दी होती है तो ये फोर्थ फिगर होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। लॉजिकल रीजनिंग में आर्गुमेंट या सिलोजिज्म में 4 फिगर होती है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। जब हमारी मिडिल टर्म फर्स्ट स्टेटमेंट में सब्जेक्ट में होती है और सेकंड स्टेटमेंट में प्रेडिकेट में होती है तो उसे हम बोलते हैं फिगर 1। जब हमारी मिडिल टर्म फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रेडिकेट में होती है और सेकंड स्टेटमेंट में भी प्रेडिकेट में होती है तो उसको हम बोलते हैं फिगर सेकंड। जब हमारी मिडिल टर्म फर्स्ट स्टेटमेंट में सब्जेक्ट में होती है और सेकंड स्टेटमेंट में भी सब्जेक्ट में होती है तो उसको हम बोलते हैं फिगर 3। जब हमारी मिडिल टर्म फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रेडिकेट में होती है और सेकंड स्टेटमेंट में सब्जेक्ट में होती है तो उसको हम बोलते हैं फिगर 4। मूड हमें आर्गुमेंट में कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की अरेंजमेंट के बारे में बताता है। पॉजिटिव यूनिवर्सल जो ऑल टाइप की होती है उसका मूड ए होता है। यूनिवर्सल नेगेटिव
जिसके आगे नो या नन लगा होता है उसका मूड ई होता है। पॉजिटिव एग्जिस्टेंशियल या पर्टिकुलर पॉजिटिव जिसके आगे सम लगा होता है उसका मूड आई होता है। नेगेटिव एग्जिस्टेंशियल या पर्टिकुलर नेगेटिव जिसके आगे सम नॉट लगा होता है उसका मूड ओ होता है। Which of the following pair of acronyms and its expansion is incorrectly matched? XML Extensible Markup Language, WWW World Wide Web, VLSI Very Large Scale Integration, SMS Short Message Software. Right answer is option 4. SMS Short Message Software. SMS इनकरेक्टली मैच्ड है क्योंकि SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। Which of the following types of sampling is likely to have least bias? Snowball sampling, simple random sampling, convenience sampling, purposive sampling. निम्नलिखित में से किस प्रकार के नमूने में सबसे कम पूर्वाग्रह होने की संभावना है? राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है और स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग और पर्पजिव सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप है, इसीलिए इनमें बायसनेस की संभावना ज़्यादा रहती है। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है, इसीलिए इसमें बायसनेस की संभावना सबसे कम होती है। सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग मेथड या सैम्पलिंग टेक्निक्स टू टाइप की होती है, प्रोबेबिलिटी और रैंडम, नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस मिलते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस नहीं मिलते। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग, मल्टीस्टेज सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप हैं जजमेंट सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पैनल सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग में हमें लीस्ट बायसनेस देखने को मिलती है और नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमें ज़्यादा बायसनेस देखने को मिलती है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 recommended moving towards suburban universities, single discipline universities, multidisciplinary universities, specialized universities. Right answer is option 3, multidisciplinary universities. When a water body becomes extremely low in nutrient content, then it is called as dystrophic, oligotrophic, mesotrophic, eutrophic. राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, ओलिगोट्रोफिक। और जब हमारी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती है और उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिक वाटर बॉडी। जब हमारी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट की मात्रा मीडियम होती है तो उसको हम बोलते हैं मेसोट्रोफिक वाटर बॉडी। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है जब हमारी वाटर बॉडी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा इंक्रीज हो जाती है तो उससे एल्गी ब्लूम की ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमारा वाटर पोल्यूट हो जाता है। यूट्रोफिकेशन के केस में जो डीओ होता है, जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है क्योंकि वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की ग्रोथ इंक्रीज हो गई है, जिस वजह से जो हमारा डीओ है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। यूट्रोफिकेशन के केस में फूड, हैबिटेट और ऑक्सीजन का लॉस होता है। इफ द स्टेटमेंट सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स is given as true, which of the following statements can be immediately inferred to be false? Some mammals are not birds, some birds are mammal, no birds are mammals, all birds are mammals. ये क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का है। सबसे पहले हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ड्रॉ करेंगे। A, E, I and O। ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, ई यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है और ओ पर्टिकुलर नेगेटिव होता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सम बर्ड्स आर नॉट मैमल,
सम वर्ड्स आर नॉट मैमल ओ को डिनोट कर रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सम वर्ड्स आर नॉट मैमल मतलब ओ स्टेटमेंट ट्रू दी है तो इमीडिएटली फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट होगी? ए और ओ प्रोपोजिशन आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी और अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट ट्रू होगी। क्वेश्चन में हमारे पास ओ स्टेटमेंट ट्रू दी है और हमसे पूछा है कि इमीडिएटली फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी। ए प्रोपोजिशन इमीडिएटली फॉल्स होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑल वर्ड्स आर मैमल्स। लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक ऐसा डायग्राम है जो 4 कैटेगरिकल प्रपोजिशन के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और वो 4 कैटेगरिकल प्रपोजिशन है ए, ई, आई, ओ। ए को हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव भी बोलते हैं और ई को हम यूनिवर्सल नेगेटिव भी बोलते हैं। आई को हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोलते हैं और ओ को हम पर्टिकुलर नेगेटिव बोलते हैं। जो ऊपर वाले प्रीमाइसेस है जैसे ए और ई प्रीमाइसेस हैं उनको हम यूनिवर्सल प्रपोजिशन बोलते हैं और जो नीचे वाले हैं आई और ओ है उनको हम पर्टिकुलर प्रीमाइस बोलते हैं। ए प्रपोजिशन का एग्जाम्पल है एवरी एस इज पी या इसको हम ऑल एस इज पी से भी डिनोट कर सकते हैं और ई का एग्जाम्पल है नो एस इज पी एंड आई का एग्जाम्पल है सम एस इज पी एंड ओ का एग्जाम्पल है सम एस इज नॉट पी। अब हम इनके रिलेशनशिप को देख लेते हैं कि कौन से प्रपोजिशन में किस तरह का रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम बात करेंगे ए और ई प्रपोजिशन की। ए और ई प्रपोजिशन में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरीज। आई और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरीज। ए और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी और आई और ई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको भी बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज। ए और आई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं सब अल्टर्न्स और ई और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं सब अल्टर्न्स। ए प्रीमाइस को यूनिवर्सल अफर्मेटिव भी बोलते हैं और ई प्रीमाइस को यूनिवर्सल नेगेटिव भी बोलते हैं। आई प्रीमाइस को पर्टिकुलर अफर्मेटिव भी बोलते हैं और ओ प्रीमाइस को पर्टिकुलर नेगेटिव भी बोलते हैं। ये जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का डायग्राम है इसमें चारों प्रीमाइसेस के बीच में रिलेशनशिप को शो किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए और ई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ए और ई के बीच के रिलेशनशिप को हम कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक स्टेटमेंट जैसे फॉर एग्जांपल ए एवरी एस इज पी अगर ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट जो ई प्रपोजिशन है नो एस इज पी वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स, अगर एक ट्रू है तो दूसरे को फॉल्स होना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या होता है दोनों फॉल्स हो सकते हैं, बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। नेक्स्ट रिलेशनशिप हम देख लेते हैं आई और ओ के बीच में। आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्ररी का रिलेशनशिप होता है। अगर एक फॉल्स है तो दूसरे को ट्रू होना पड़ेगा, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते बट बोथ कैन बी ट्रू, पर दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। कॉन्ट्ररी के केस में हमने क्या देखा था कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते पर फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन सब कॉन्ट्ररी के केस में क्या होता है कि दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं पर दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। आई और ई के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब है कि अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा और अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। दोनों एक साथ ना तो ट्रू हो सकते हैं और ना दोनों ही एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए और ओ के बीच में रिलेशनशिप। ए और ओ के बीच में भी कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। इसका भी यही मतलब है कि अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा और अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। दोनों एक साथ ना तो ट्रू होंगे और ना ही दोनों एक साथ फॉल्स होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए और आई के बीच का रिलेशनशिप। ए और आई के बीच के रिलेशनशिप को सब अल्टर्न बोलते हैं। सब अल्टर्न के केस में क्या होता है कि ट्रूथ डाउनवर्ड, अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए अगर ट्रू है, एवरी एस इज पी अगर ट्रू है तो सम एस इज पी भी ट्रू होगा और अगर सम एस इज पी फॉल्स है
तो एवरी एस इज बी भी फॉल्स होगा, क्योंकि फॉल्स अपवर्ड जाता है, फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है और ट्रूथ नीचे की तरफ आता है। अगर ऊपर वाला ट्रू होगा तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, अगर यूनिवर्सल ट्रू होगा तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा, और अगर पर्टिकुलर फॉल्स होगा तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई और ओ के बीच का रिलेशनशिप। ई और ओ के बीच के रिलेशनशिप को सब अल्टर्न बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ऊपर वाला ट्रू होगा, नो एस इज पी, अगर ई प्रोपोजिशन ट्रू होगा तो ओ प्रोपोजिशन भी ट्रू होगा, ट्रूथ डाउनवर्ड की तरफ आएगा और फॉल्स अपवर्ड की तरफ जाएगा। अगर ओ स्टेटमेंट सम एस इज नॉट पी अगर फॉल्स होगा तो नो एस इज पी भी फॉल्स होगा, फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है और ट्रूथ नीचे की तरफ आता है। The students' t-test would be useful for comparing two groups to see whether their means differ, comparing multiple groups to see whether their means differ, testing the significance of correlation coefficient, testing the significance of regression coefficient. Right answer is option third, A, C and D. स्टूडेंट्स टी टेस्ट का यूज हम कोरिलेशन कोफिशिएंट के सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट के सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए करते हैं और टू ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करने के लिए करते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। मल्टीपल ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करने के लिए हम एनोवा टेस्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ब्रीडर रिएक्टर more fissile materials are produced than it consumed, less fissile materials are produced than it consumed, neutrons are slowed down by moderator, uranium-238 of fissile material is produced from plutonium-239 of fertile material. Right answer is option first. More fissile materials are produced than it consumed. Next question है, a collection of the students' work in an area showing growth, self-reflection and achievements is known as modeling, portfolio, mastery goal, problem solving. Right answer is option second, portfolio. The National Education Policy 2020 aims to create fragmented universities, online universities, knowledge hubs, corporate clusters of education. Right answer is option 3, knowledge hubs. Question number 10. If you want to understand the theoretical reasons that led researchers to conduct a study that appeared as a research article in a journal, you would read which of the following sections of the research article? Discussion, abstract, introduction, results. राइट आंसर इज ऑप्शन 3, इंट्रोडक्शन। जब हमें किसी रिसर्च के थ्योरेटिकल रीजन को अंडरस्टैंड करना हो तो हमें उस रिसर्च आर्टिकल के इंट्रोडक्शन को रीड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज इज द की टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग द फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? ट्रांजिस्टर बेस्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, dual core CPU based. Right answer is option 3, vacuum tube based. Generations of computers. फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे, सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज करते थे, थर्ड जनरेशन में हम आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते थे, फोर्थ जनरेशन में हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज करते थे, फिफ्थ जनरेशन में हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे, सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज करते थे, थर्ड जनरेशन में हम आईसी का यूज करते थे और फोर्थ जनरेशन में हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते थे और फिफ्थ जनरेशन में हम एआई एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर सेट अप इन 1916? ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, बी, सी एंड ई। एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटीज
और BHU 1916 में इस्टेब्लिश हुई है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, B, C एंड E। In computer networking, an IP version 6 is dash times larger than an IP version 4 address 2, 4, 6, 8. Right answer is option second, 4. IP वर्जन 4 का एड्रेस साइज है 32 बिट नंबर और IP वर्जन 6 का एड्रेस साइज है 128 बिट नंबर। IP वर्जन 4 का एड्रेस फॉर्मेट है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। IP वर्जन 6 का एड्रेस फॉर्मेट है हेक्साडेसिमल नोटेशन। IP वर्जन 4 को 1981 में डेवलप किया गया है और IP वर्जन 6 को 1998 में डेवलप किया गया है। IP वर्जन 4 मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। IP वर्जन 6 ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स? हिक्कीज बंगाल गजट, इंडिया गजट, संवाद कौमुदी, उदंत मर्तंद। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, हिक्कीज बंगाल गजट। विच अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ सूट पार्टिकल्स ड्यूरिंग कंबंशन? पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, CNG. Right answer is option 4, CNG. Which of the following is known as One Nation One Student ID card? आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपार कार्ड, वोटर्स ID कार्ड। Right answer is option 3, अपार कार्ड। अपार ID One Nation One Student ID है। Which of the following criteria in research relates mainly to the issue of causality? Transferability, measurement validity, external validity, internal validity. Right answer is option 4, internal validity. रिसर्च में हम internal validity में causality, cause and effect की स्टडी करते हैं और external validity में हम सैंपल को whole population में जनरलाइज करते हैं। Montreal Protocol is related to protection of biodiversity, glaciers, oceans, stratospheric ozone layer. Right answer is option 4, stratospheric ozone layer. Next question है, which of the following is used as a reference to measure the global warming potential of a greenhouse gas? Carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbon, hydrofluorocarbon. राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ग्रीन हाउस गैस के ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ रिफरेंस गैस यूज करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड लाइफ टाइम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 21 है, नाइट्रस ऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 310 है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 140 से लेकर 11,700 तक होता है। पर फ्लोरोकार्बन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 6,500 से लेकर 9,200 तक होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 23,900 तक होता है। सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सल्फर हेक्साफ्लोराइड का होता है। अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा सल्फर हेक्साफ्लोराइड का होता है और अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट डैमेज किडनीज आर कॉल्ड एज? हेमेटोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, नेफ्रोटॉक्सिक। जो सब्सटेंस किडनी को डैमेज करते हैं उनको हम नेफ्रोटॉक्सिक कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 इज रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट एक्शन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्वालिटी एजुकेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन 3,
अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल हैं जिसको 2015 में अडॉप्ट किया गया था। गोल नंबर फर्स्ट है नो पॉवर्टी, सेकंड गोल है जीरो हंगर, गोल नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गोल नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन, गोल नंबर 5 है जेंडर इक्वालिटी, गोल नंबर 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल नंबर 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, गोल नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल नंबर 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल नंबर 10 है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, गोल नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, गोल नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन, गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर, गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड, गोल नंबर 16 है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, गोल नंबर 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी स्टडी ऑफ मैसेजेस एट द रिसीवर्स स्टेज इज नोन एज कम्युनिकेटर एनालिसिस, मैसेज एनालिसिस, नॉइज एनालिसिस, ऑडियंस एनालिसिस। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 ऑडियंस एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग was first propounded by Crow and Crow, John Dewey, Robert Miller, Robert Major. Right answer is option second, John Dewey. Next question है because of biochemical oxygen demand BOD dissolved oxygen DO of a water body increases, decreases, remain unchanged, initially increases and then decreases. Right answer is option second, decreases. जब वाटर बॉडी में बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उस केस में डीओ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर बॉडी में डिक्रीज हो जाती है। वाटर बॉडी में बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के इंक्रीज होने का मतलब है कि जो वाटर है वो हाईली पॉल्यूटेड है। इसका मतलब है जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है डीओ है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 द संस्कृत कमीशन 1956 to 57 was headed by सुकुमार सेन, UN धेवर, सुनीति कुमार चटर्जी, BT कृष्णमचारी। राइट आंसर इज ऑप्शन 3 सुनीति कुमार चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लाइट ऑफ न्याय सिलोजिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। साध्य इज द मेजर टर्म, लिंगा इज द माइनर टर्म, हेतु इज द मिडल टर्म, पक्षा इज द माइनर टर्म, अनुमान इज द इन्फ्रेंशियल नॉलेज। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड A, C, D and E. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंशियंट इंडिया उज्जैन वाज फेमस फॉर द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड एस्ट्रोनॉमी। प्राचीन भारत में उज्जैन एस्ट्रोनॉमी की स्टडी के लिए फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटेटिव रिसर्च इज जनरली एसोसिएटेड विद इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, positivism, objectivism. Right answer is option first, inductive approach. Qualitative research inductive approach से associated है। Next question है without whom the communication process cannot be completed. Receiver, media, writer, expert. किसके बिना कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो सकती। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है qualitative content analysis of documents relating to different time periods corresponds to which of the following research designs? Cross-sectional, longitudinal, case study, comparative. Right answer is option second. Cross-sectional and longitudinal research. Cross-sectional research one point in time में होती है
और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च सेवरल पॉइंट्स इन टाइम में होती है। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में की जाती है और जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है वो डिफरेंट टाइम पीरियड में की जाती है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम डिफरेंट सैंपल की स्टडी करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम सेम सैंपल की स्टडी करते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंट सैंपल को स्टडी करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम सेम सैंपल को वो डिफरेंट टाइम में स्टडी करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।